योगी शिवराज के बाद चलेगा धामी का बुलडोजर। हल्द्वानी के 4,356 निर्माणों पर होगी कार्रवाई। देहरादून की कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं सीएम धामी। राजनीतिक गलियारों में अचानक तैरने लगी चर्चा। चपरासियों की भर्ती की जांच एसआईटी से कराने की मांग। सीएम धामी ने कहा सरकार पारदर्शिता से कर रही काम। नेगी दा को कल मिलेगा संगीत नाट्य अकादमी का पुरस्कार। राष्ट्रपति लोक नायक नरेंद्र सिंह नेगी समेत 44 होंगे पुरस्कृत। उत्तराखंड में बारिश की संभावना नहीं। गर्मी से जंगल की आग को लेकर अलर्ट जारी। आम आदमी पर महंगाई की मार। उत्तराखंड में 17 दिन में पेट्रोल 10 रुपए महंगा। नींबू 300 रुपए किलो तो 2 दवाएं भी सिर दर्द बनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर है देहरादून से। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम है और सीएम धामी के कार्यक्रम के बारे में आपको बता रहे हैं। सीएम आवास पर शासकीय कार्य को निपटाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 10:30 बजे विजिलेंस विभाग ऐप का लोकार्पण भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और 11 बजे की अगर बात करें तो 11 बजे सचिवालय भी जाएंगे और 2 बजे तक पूरा शासकीय कार्यों को भी निपटाएंगे। 2:10 पर सीएम आवास पर फिर से वापसी करेंगे पुष्कर सिंह धामी और 3 बजे तक पूरा शासकीय जो कार्य है उसको निपटाएंगे। इसके बाद रुड़की जाएंगे। विधायक प्रदीप बत्रा से मुलाकात भी करेंगे पुष्कर सिंह धामी। और ये सारे कार्यक्रम के बारे में आपको बता रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के। और 10:30 बजे विजिलेंस विभाग ऐप का लोकार्पण भी करना है आज सीएम पुष्कर सिंह धामी को। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के जो कार्यक्रम है उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। 10:30 बजे वह विजिलेंस विभाग का ऐप का लोकार्पण करेंगे और कई कार्यक्रम हैं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के जिनमें वो शिरकत करेंगे और इसके साथ ही शासकीय कार्यों को भी निपटाएंगे पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। सीएम आवास पर शासकीय कार्यों को निपटाएंगे पुष्कर सिंह धामी और विजिलेंस विभाग ऐप का लोकार्पण भी 10:30 बजे के करीब करने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। और जीवन दीप आश्रम भी जाएंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि आईआईटी के 175 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और प्रतिभाग भी करेंगे आईआईटी के कार्यक्रम में। 6:15 पर देहरादून में वापसी भी करेंगे पुष्कर सिंह धामी। और देहरादून से आपको बड़ी खबर और अहम जानकारी भी दे रहे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आवासीय कार्य जो आवास है सीएम आवास है वहां पर अपने शासकीय कार्यों को भी निपटाएंगे। 10:30 बजे विजिलेंस विभाग ऐप का लोकार्पण भी करने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। दो बजे तक पूरा शासकीय कार्यों को निपटाएंगे पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। 2:10 पर सीएम आवास में फिर से वापसी करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसके साथ ही कई कार्यक्रम हैं आज पुष्कर सिंह धामी के। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हैं हिना आजमी। हिना, सबसे पहले आज जो सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम है उनकी एक रूपरेखा जो तैयार की गई उनके बारे में जानकारी चाहेंगे। जिस तरीके से आज जो है हमारे पास जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है उसके हिसाब से आज पूरा दिन जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। सबसे पहले तो अपने सीएम आवास में रहकर ही वह कई सारे कार्य निपटाने वाले जो भी शासकीय कार्य होंगे। करीब 10:30 बजे तक अपने शासकीय कार्य निपटाएंगे और करीब 10:30 बजे जो है विजिलेंस विभाग द्वारा एक ऐप बनाया गया है उसको जो है लॉन्च करने वाले हैं। 11 बजे जो है सचिवालय जाएंगे जहाँ पर दोपहर 2 बजे तक पूरी की पूरी जो भी शासकीय कार्य है उनको निपटाएंगे और फिर सीएम आवास वापसी करेंगे। 3 बजे के करीब जो है
3 बजे तक वह अपने ही सीएम आवास में शासन के कार्य को निपटाएंगे और इसके बाद रुड़की के लिए रवाना हो जाएंगे। आज रुड़की में कई सारे कार्यक्रम हैं उनके। सबसे पहले तो वो रुड़की विधायक सतीश बत्रा के आवास पर जाएंगे, उससे मुलाकात करेंगे। इसके बाद जो है आश्रम जाएंगे और इसके बाद जो है आज IIT रुड़की की 175वीं वर्षगांठ है, यानी आज 175 साल पूरे हो चुके हैं IIT रुड़की को। तो ऐसे एक कार्यक्रम आयोजित होगा, उसमें भी शिरकत करेंगे और 6 बजे पर वापसी करेंगे। जी हिना, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी विजिलेंस विभाग का जो ऐप है, एप्लीकेशन है, उसका भी लोकार्पण करने वाले हैं। तो विजिलेंस ऐप जो है उसके बारे में जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर विजिलेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो सतर्कता विभाग से कहा जाता है हिंदी में, और जिस तरीके से किसी भी क्षेत्र की अगर बात करें, क्राइम की बात करें या किसी भी जिस तरीके से सरकार के लिए एक बहुत अहम विभाग है सतर्कता बरतने के लिए, तो ये इसी से जुड़ा हुआ होगा और काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है इस डिपार्टमेंट के लिए भी और पुलिस विभाग के लिए भी। और SIT हो या CBI हो, तो कई तरह के जो है हर मामले को सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। हिना, बात विजिलेंस विभाग एप्लीकेशन की हो रही है, तो उत्तराखंड के जो रहने वाले हैं, वासी हैं, तो वो भी ये जानना चाहेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है किस तरह से काम करता है। वंदना, जिस तरह से मैंने आपको बताया, आज ही इसको लॉन्च करने वाले हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कर कमलों द्वारा ये होने वाला है और काफी ज्यादा जो है हेल्पफुल रहेगा। इसी डिपार्टमेंट के लिए काफी मशक्कत के बाद इसे बनाया गया है और काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से इसका जो है सभी जो है सरकार ने सरकार के लिए और इस विभाग के लिए, प्रशासन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा हर मामले को सुलझाने के लिए। और इसको जो है वह यही विभाग जो है आम जनता इसका उपयोग नहीं कर पाएगी, तो विभाग वही इसका उपयोग कर पाएगा। जी है ना, और क्या कुछ खास रहने वाला है आज पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम में, क्योंकि आज IIT रुड़की में भी जाएंगे जहां पर आज उद्घाटन कार्यक्रम का भी उसमें शिरकत करने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल वंदना, अगर बात करें IIT रुड़की की, तो ये 175 साल पुराना ही संस्थान है भले ही, लेकिन इसके साथ ही इससे जो है कई सारे इंजीनियर छात्र जो है, अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो उत्तराखंड क्या ये पूरे देश भर का टॉप 10 जो है IIT जो है कॉलेज संस्थान के रूप में यहाँ पर मशहूर है। तो ऐसे में कई सारे छात्र यहाँ से पास आउट होकर जाते हैं और जो है लेकिन अगर अब की बात करें, जैसा माहौल चल रहा है, इंजीनियरिंग करके लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है आज के युवाओं के लिए जो कि IT सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे युवाओं के लिए कोई अहम घोषणा कर दे जिससे जो है युवा चेहरे खिलते नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल हिना, ये सभी छात्र हैं, सभी युवा हैं, तो उनकी एक उम्मीद, एक आस रहती है कि कौन सी योजना का लोकार्पण और उद्घाटन कर दे सीएम, जिससे उनको इस चीज का लाभ मिल सके। पूरी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और फिलहाल आप हमारे साथ बनी रहिए। यहाँ पर देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 175 साल पूरे हो रहे हैं आज IIT रुड़की के, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जाने वाले हैं और शासकीय कार्यों को भी निपटाएंगे। और इसी बीच देहरादून से खबर आ रही है, बैंक भर्ती घोटाले में सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सहकारी बैंक भर्ती पर कार्रवाई की गई है। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर भर्ती घोटाला हुआ है और इस पर कार्रवाई की गई है। 4 सहायक निबंधक को पद से हटा दिया गया है। SIT की जांच प्रभावित न होने के लिए हटाया गया है। और इसके साथ ही सहकारिता मंत्री का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बोले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसके साथ ही बैंक भर्ती घोटाले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और सरकारी बैंक भर्ती पर कार्रवाई की गई है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी सतर्क नजर आए हैं और उन्होंने कड़ा रुख अपनाया है। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, भर्ती घोटाले पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सहकारी बैंक भर्ती कार्रवाई पर
कार्रवाई जो है वो उस पर सीएम की भी सख्ती सामने आई है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं और बैंक भर्ती घोटाले में सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और इसके साथ ही सहायक बैंक भर्ती पर कार्रवाई की गई है। 4 लोगों को पद से हटा भी दिया गया है। 4 सहायक निबंधक को पद से हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआईटी की जांच प्रभावित ना हो इसलिए उन्हें हटा दिया गया है। और सहकारिता मंत्री का भी इसी बीच बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सहकारिता मंत्री ने कहा है कि किसी की भी गलती रही हो, जिसकी भी गलती होगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो बैंक भर्ती घोटाले पर कार्रवाई की गई है और इसी खबर को लेकर हमारे साथ एक बार फिर से हिना आजमी जुड़ी हुई है। हिना, बैंक भर्ती घोटाले पर कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से चुनाव के बाद ये जो मुद्दा है वो उजागर हुआ है, बहुत बड़ा घोटाले के रूप में ये देखा जा रहा है। जिस तरह से 471 सहकारिता बैंक की जो भर्ती निकली थी उसमें करीब जो है 50 से ऊपर ऐसे भर्ती पाई गई है जो कि यहाँ पर भाई भतीजावाद यानी कि कुछ जो प्रबंधक है, जो एग्जामिनर रहे हैं, उनसे जो है उन्हीं के रिश्तेदार यहाँ पर पाए गए हैं। 50 से ऐसी ज्यादा भर्तियों में अनियमितता पाई गई है और लगातार यहाँ पर इसकी जो है जांच चल रही है। जो सहकारी मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत, उन्होंने भी सख्त निर्देश दे दिए हैं कि किस तरह से इसमें काम करना है और थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाएगी तो काफी भारी जो है इनको कीमत चुकानी पड़ेगी। वही एसआईटी इसकी जांच कर रही है। 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है और आज जो है इसका 5वां दिन है। और जिस तरह से आप बता रही हैं कि 4 सहायक निबंधकों को हटाया गया है और कुछ ऐसे महाप्रबंधक भी है जिनका तबादला किया गया है। तो जो सहकारिता सचिव है मीनाक्षी सुंदरम उन्होंने जो है निर्देश दिए थे ताकि जो भी जांच है उसको प्रभावित न किया जा सके। इनको इसलिए तत्काल जो है हटाया गया है जिससे जांच जो है पारदर्शिता के साथ हो सके और इस मामले में जो भी दोषी पाए गए हैं उनके सामने आ सके। जैसे कि लगातार जो है खंगाले जा रहे हैं इनके दस्तावेज, जो भी अनियमितता भर्तियां हुई हैं उनके लगातार जो है सहकारिता बैंक में जो भी दस्तावेज इनके जमा किए गए थे भर्ती के दौरान तो उनको जो है यहाँ पर खंगाला जा रहा है और जब्त कर लिए गए हैं। लगातार जो एसआईटी टीम है वो लगातार यहाँ पर जांच कर रही है। तो यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जिस तरह से कहा कि भाई भतीजावाद, इसी मुद्दे को लेकर भाई भतीजावाद जैसे मुद्दे को लेकर विपक्ष भी भुनाने में लगा इस मैटर को, तो अभी तक कितने लोगों पर कार्रवाई की जा सकी है? जी बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने ये मुद्दा एकदम कैच किया और जिस तरीके से यहाँ पर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस लगातार यहाँ पर घेरने की कोशिश करी है भारतीय जनता पार्टी को। सवाल यही खड़े करिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कि 0 टॉलरेंस की बात करती थी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करती थी और आज जो है जैसे ही चुनाव होते हैं और उसके बाद लगातार यहाँ पर ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं। और अगर बात करें सहकारिता बैंक घोटाले भर्ती घोटाले की तो यहाँ पर विपक्ष ने काफी ज्यादा जो है हंगामा कर दिया है और लगातार यहाँ पर मांग कर रहा है कि जो सहकारी मंत्री यानी डॉक्टर धन सिंह रावत अपने पद से इस्तीफा दें और यहाँ पर जो है इस मामले की पारदर्शिता के साथ जांच की जाए और ऐसे लोगों का समर्थन भाजपा सरकार ना करे। और इसी के साथ ही विधानसभा में एक संसदीय टीम यहाँ पर जांच टीम बनाने की बात मांग भी जो है विपक्ष की तरफ से की जा रही है। जी बंदना, हिना, ये तो रही घोटाले के बाद की कार्रवाई जो हुई है, लेकिन जो अभ्यर्थी रहे हैं जिन्होंने अप्लाई किया था बैंक भर्ती में, उन लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कि कल जो है सहकारिता मंत्री यानी डॉक्टर धन सिंह रावत जी के उन्हीं पर ही जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि आपके होते हुए जो 0 टॉलरेंस की बात करते हैं ऐसा कैसे हो रहा है। और अब यहाँ पर कल उन्होंने निर्देश दिए हैं सबके इस पर जो है अच्छे तरीके से पारदर्शिता के साथ जो है जांच की जाए और जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि जिनकी ये भर्तियां थी उनसे जो है वापस तो ले ही ली जाएगी, उन्हें
पदमुक्त कर दिया जाएगा और इसी के साथ ही उन्हें जुर्माना और सजा जो है भुगतनी पड़ सकती है। बिल्कुल हिना, ये बहुत ही पेचीदा मामला भी है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जिनकी एक उम्मीद और एक आस होती है किसी भी भर्ती को लेकर के, वो अपना करियर उसमें देखने लगते हैं। तो ये जाहिर सी बात है जब बार बार घोटाला सामने आएगा तो उन पर, उनके भविष्य पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनका खामियाजा वो अभ्यर्थी ही भुगतते हैं। पूरी जानकारी देने के लिए हिना आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, चार सहायक निबंधक पर कार्रवाई की गई है, उन्हें पद से हटा दिया गया है और एसआईटी की जांच प्रभावित ना हो इसके लिए उन्हें हटा दिया गया है। यहां पर सहायक बैंक भर्ती घोटाले का मामला सामने आया है जिस पर कार्रवाई की गई है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और उत्तरकाशी से खबर आ रही है। जल्द खुलेंगे यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के कपाट। उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर जिला पंचायत विभाग यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं में जुट गया है और के न्यूज इंडिया ने व्यवस्थाओं को लेकर खबर दिखाई थी। खबर दिखाने के बाद सफाई व्यवस्थाओं में प्रशासन भी जुट गया है, पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। बता दें आपको कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं और सफाई व्यवस्थाओं पर भी अब प्रशासन की नजर पड़ी हुई है। के न्यूज इंडिया ने खबर दिखाई थी, खबर दिखाने के बाद सफाई व्यवस्थाओं को लेकर अब प्रशासन भी सतर्क हो गया है और इसके साथ ही वो सारी व्यवस्थाएं करने में लगा हुआ है जो कि जरूरत है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि केदारनाथ, बद्रीनाथ के धाम भी कपाट भी खुलने वाले हैं। कई सारी जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से पुख्ता की जाएं, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट भी है। और के न्यूज इंडिया ने सफाई व्यवस्थाओं को लेकर खबर दिखाई थी, खबर दिखाने के बाद प्रशासन की नींद खुली और अब वो सफाई व्यवस्थाओं पर भी अपनी पैनी नजर रखने में लगा हुआ है। तो उत्तरकाशी से आपको अहम जानकारी और अहम खबर भी बता रहे हैं। जल्द खुलने वाले हैं यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट और श्रद्धालुओं की भी लाखों संख्या में भीड़ उमड़ने की भी संभावना जताई जा रही है और ई बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सफाई व्यवस्थाओं को लेकर के भी अब प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं जहां सफाई व्यवस्थाओं को लेकर अब जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। जहां पर कूड़ा कचरा नजर आ रहा है वहां पर उसको जलाया भी जा रहा है। और यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं और उसमें जो जिला पंचायत की तरफ से तैयारी है तो उसमें जो मुख्य दायित्व हमारा है, एक तो जो है कंडी डंडी और जो घोड़े खच्चर हैं जिससे कि जो तीर्थयात्री हैं वो सुगम तरीके से माँ यमुनोत्री के दर्शन कर सकें। दूसरी व्यवस्था जो है वहाँ पे शौचालयों की है और तीसरी जो है जनपद के अंतर्गत जो है जो सड़क हैं और जितने भी शौचालय हैं उनकी स्वच्छता का है। तो ये 3 दायित्व इस बार जिला पंचायत ने अपने ऊपर लिया हुआ है। लक्सर से खबर है, हुक्का गैंग के 10 सदस्यों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको लक्सर से खबर बता रहे हैं जहां पर हुक्का गैंग के 10 सदस्यों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने हुक्का गैंग पर बलवे की धारा में मुकदमा दर्ज किया है और झवरेड़ी गांव के परिवार के घर में घुसकर मारपीट और फायरिंग की थी।
मारपीट में परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए थे। तो पुलिस ने हुक्का गैंग के आरोपियों की तलाश भी कर रही है और उन पर कार्रवाई भी कर रही है। हुक्का गैंग के 10 सदस्यों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और इसके साथ ही पुलिस ने हुक्का गैंग पर बलवे की धारा में मुकदमा दर्ज किया है और झवरेड़ी गांव के परिवार के घर में घुसकर मारपीट और फायरिंग की थी, जिसको लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तो पुलिस ने हुक्का गैंग पर कार्रवाई की है और उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। झबरेड़ी गांव के परिवार पर घुसकर फायरिंग और मारपीट की थी। मंगलौर सीएचसी अस्पताल में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और जिसमें अस्पताल चिकित्सकों के साथ ही नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सहित आशाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने हिस्सा लिया और पिछले वर्ष कोरोना काल दुनिया भर में तबाही मचा दी थी। ऐसी स्थिति विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयास से सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई और इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयास से ही दुनिया से पोलियो मुक्त हो पाई थी। स्वास्थ्य को बेहतर किए जाने को लेकर लोगों का सहयोग जरूरी है। इसके साथ ही पृथ्वी को भी साफ सुथरा रखना भी जिम्मेदारी का काम है। इसलिए कि आप कनेक्ट कर पाएं स्वस्थ अपने हेल्थ को और अपने प्लेनेट के साथ में, यानी अपने एनवायरनमेंट के साथ में। तो जिस प्रकार से हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, इसी प्रकार से हम अपने प्लैनेट को, अपने सराउंडिंग को, एनवायरनमेंट को सही रखें तो हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। और अगर हम नहीं एनवायरनमेंट हमारा ख़राब होता है तो किस प्रकार से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या पड़ेगा, उसके बारे में परिचर्चा की गई। सब ने, हमारे चिकित्सा विभाग के जितने चिकित्सा अधिकारी थे, अन्य लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। बड़े सुंदर विचार थे। विश्व स्वास्थ्य दिवस है और ऊपर वाला करे पूरा विश्व स्वस्थ रहे। एक बड़ी महामारी से पूरा विश्व गुजरा है कोरोना काल में। ऊपर वाले का बड़ा करम है कि आज उस बीमारी से राहत मिली है। तो मैं पूरे विश्व को बधाई देना चाहता हूं कि आज हम जो है फिर सामान्य जीवन की तरफ लौटे। खबर रामपुर से है, जहां नगर शाहबाद में तालाब को पाटकर खड़ी की गई अवैध इमारतों पर योगी बाबा का बुलडोजर चल गया। 5 इमारतों को एसडीएम ने खुद खड़े होकर पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया और प्रशासन की कार्रवाई से अवैध कब्जेदारों में खलबली मच गई। कई कब्जेदार खुद की छेनी हथौड़ा लेकर अपनी बिल्डिंग ढहाने में भी जुट गए। उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। पहले से ही खाने पीने के सामान के बढ़े दाम और आसमान छूते नजर आ रहे हैं। दामों में आई ताजा बढ़ोतरी उनकी जेब पर और भारी पड़ने लगी और इसके साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर हमारे संवाददाता दानिश अली ने सब्जी मंडी और पेट्रोल पंप पर जनता की राय जानी। देखिए बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहना है जनता का। उत्तराखंड में इस वक्त पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुलिस लाइन स्थित पेट्रोल पंप पे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल इस वक्त जो मौजूद है, जो सादा जो पेट्रोल है वो लगभग 103 रुपये के करीब जो पहुंच चुका है पेट्रोल, और जो डीजल के दाम है वो जो है 97 रुपये के करीब जो पहुंच चुके हैं। और जो एक्स्ट्रा माइल, जो एक्स्ट्रा पावर का जो पेट्रोल होता है वो 108 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है इस वक्त। तो जो तमाम जो पेट्रोल डीजल के दाम है लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सीएनजी भी है, सीएनजी के दाम भी यहाँ पर बढ़े हैं और जो लोग हैं यहाँ पर वो पेट्रोल डीजल डला रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रामबरन। पेट्रोल डलाने आए हैं कि महंगा लगातार हो रहा है पेट्रोल, क्या कहना चाहेंगे? हम तो पहली बार डरवा रहे हैं, पहली बार डरवा रहे हैं पेट्रोल। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप। भाई, आप पेट्रोल डलाने आए हैं, लगातार जो पेट्रोल के दाम है वो बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकारें जो है लगातार वादा कर रही हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है रोकने का काम करेंगे और जो दायरे में लाने का काम करेंगे। मैं कुछ नहीं कहता भाई साहब ना। और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ लोग हैं जो पेट्रोल डीजल के दामों पर बोलना नहीं चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान है।
इरफान भाई, पेट्रोल डीजल के जो दाम है लगातार बढ़ रहे हैं, अभी आप पेट्रोल डलाना है, कितना फर्क पड़ा है? क्योंकि एक हफ्ते पिछले हफ्ते 94 रुपए था और अभी मेरे ख्याल से 104 रुपए है। वो इससे ये बढ़ाते हैं पैसों में, पैसों पब्लिक को दिखाई नहीं देता। जब रुपए में बढ़ाए तो पता चले, अभी हर हफ्ते बढ़ा देते हैं, 8 रुपए बढ़ जाते हैं, रोज का 1 रुपए का हिसाब आ जाता है। तो भाई ये तो पब्लिक तो बेचारी डलाएगी यार, काम काज करेगी, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तेल ही नहीं और बाकी महंगाई बहुत हो रही है। आप मार्केट में जाओ, कुछ सामान लेने चले जाओ, भाई साहब लूट खसोट ऐसी कर रखी है ना कि कुछ कह नहीं सकते। सरकारों से क्या कहना चाहेंगे? सरकार भाई अपना काम कर रही है। सरकार से क्या है जी, महंगाई ऊपर से महंगाई है। और पता चलता है जब तेल ऊपर सस्ता होता है तो भी यहाँ 112 रुपये बिकता है, जब वहाँ महंगा तेल होता है तब यहाँ 120 रुपये बिकता है। तो भाई सरकार क्या कर सकते हैं? हम सरकार के बारे में हम क्या कहें? सही सरकारें जो है वो वादा लॉलीपॉप दिया था उन्होंने इलेक्शन का, वो इलेक्शन खत्म हो चुका है। सारी सरकार जो जीतना था जिसे वो जीत चुका है। तो अब जाहिर सी बात है, अब तो अपने भैया निकलेगा पैसा। आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर एक रोष यहाँ पर जताया जा रहा है। तमाम जो तरह की जो दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं उसको लेकर वो अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो सरकारें थी चुनाव से पहले वो साफ तौर पर कह रही थी कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है, जो अन्य महंगाई है, उस पर रोक लगाने का काम करेंगे। लेकिन अब चुनाव हो चुका है, मतगणना हो चुकी है, सरकारें बन चुकी है, लेकिन जो दाम है वो फिर दोबारा से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। और जो पुराने जो चुनाव से पहले जो पेट्रोल डीजल के दाम थे उन पर ही आकर अब फिर दोबारा से पेट्रोल डीजल के दाम हो चुके हैं। लेकिन सरकारें जो हैं राहत देने का काम नहीं कर रही हैं। लेकिन अब सरकार इस और किस तरह ध्यान देगी, ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं, जिसका साफ तौर पर जो असर इस वक्त जो सब्जी मंडी और सब्जी के दामों पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी देहरादून की नेहरू कॉलोनी सब्जी मंडी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो तमाम जो दुकानें यहाँ पर लगाई गई हैं, जो ठेलियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, यहाँ से सामान जो पूरे राजधानी देहरादून की जो आधी आबादी है वो यहाँ से सामान खरीदने आती है। और हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से ये महंगाई जो बढ़ रही है, कितना फर्क पड़ रहा है। मैम, क्या नाम है आपका? राधिका चौधरी। मैम, कितना असर जो महंगाई का आपको देखने को मिल रहा है? क्योंकि पहले जो दाम थे अब डबल होते नजर आ रहे हैं। बहुत ट्रिपल हो गए, डबल नहीं ट्रिपल हो गए। एक्चुअली डीजल भी इतना महंगा हो गया है और पेट्रोल, मतलब डीजल और पेट्रोल दोनों बराबर हो गए हैं। और मतलब मिडिल क्लास और लोअर क्लास तो क्या ही लेगा, जो अपर क्लास को भी अफेक्टेड हो रहा है। ऊपर सब्जी इतनी महंगी हो गई है, नींबू 60 से 70 रुपये पाव हो गया है। मतलब कहाँ हम खरीद पाएंगे? कुछ लोग ये भी हैं कि जो महंगाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह की महंगाई जो है वो मतलब उनके लिए मायने नहीं रखती है, होना लाजमी है इस तरह की महंगाई। औरों से भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम जी, मैं इधर से आ जाता हूँ। कितनी महंगाई देखने को मिली? क्योंकि इतनी महंगाई ना होना चाहिए जितनी महंगाई है। हर चीज में आग लगी है, कहाँ से होगी, गरीब जिएगा। आपको भी कहीं ना कहीं महंगाई से, क्योंकि आप भी एक गरीब आते हैं, क्योंकि महंगा मिलता है, मुझे भी मिलता है महंगा बाबू जी। अब बताओ, खीरा 20 रुपए किलो आता है, 30 नहीं बिके, 25 नहीं बिके, तो क्या करेंगे? मतलब जो पहले इस हफ्ते में की अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई जो है डबल हो चुकी है। कितना फर्क पड़ा? आपको क्या लगता है इससे कितना फर्क पड़ने वाला है जो आम आदमी की जो रसोई है? महंगाई में पैसे घटते हैं बाबू जी, गरीब आदमी कहाँ से जिएगा उसका? अब बताओ, इतना महंगा सौदा मिल रहा है, अब यहाँ महंगा बिक नहीं पाता। अब बताओ, गरीब आदमी कहाँ से जिएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा? क्या क्या चीजें आप बेच रहे हैं और कितना फर्क पड़ा है उन पे पहले? बहुत फर्क है बाबू जी, फर्क खाइए। गरीब आदमी बताओ कहाँ से खाएगा? अब बताओ, 10 की चीज 20 की बिक रही, कहाँ से खाएगा? और ये मद्दा मिले तो पब्लिक खाए पिए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकारें जो है वादा करती हैं कि हाँ, सरकार मद्दा करे ना, इतना महंगाई क्यों बढ़ा रहा है? हर चीज में महंगाई है। तेल लेने जाओ, रिफाइंड ले जाओ, पेट्रोल इतना महंगा, सब्जी इतनी महंगी बाबू जी। अब क्या करे गरीब आदमी, कैसे ही जिएगा, क्या खाएगा? तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सब्जी वाले हैं, जो यहाँ पे ठेली वाले हैं, वो भी महंगाई को लेकर त्रस्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोग थे वो भी मिले थे जो समर्थन कर रहे थे महंगाई का, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो ये महंगाई है उससे कहीं ना कहीं आम जनता की रसोई पे फर्क पड़ने वाला है और उसकी जेब पर भी फर्क पड़ने वाला है। उसको देखने वाली बात होगी कि जो सरकारें हैं उस पर किस तरह से लगाम लगाती है और किस तरह से इस पर रोक लगाती है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।